उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने उस समय पाकिस्तान को बसाने के लिए 550 करोड़ रुपए बंटवारे के समय दिए थे। पाकिस्तान की ओर से मुद्दा कश्मीर को लेकर गरमाया हुआ था। 12 जनवरी 1948 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल ने अपने एक बयान में कहा था कि हम कश्मीर को लेकर एग्रीमेंट पर बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए कोई फिक्स तारीख या पेमेंट का प्रावधान नहीं रखा था। मैं बात खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होगा, हम बाकी भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि बकाया राशि रोके जाने के बिना पाकिस्तान भारत और कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकालेगा। आग बुझाने के दो ही तरीके हैं, या तो उस पर पानी डाला जाए या उसे ईंधन न दिया जाए। भारतीय सेना कश्मीर मुद्दे पर लड़ने के लिए सक्षम थी, वही भारत सरकार पैसा रोककर ईंधन रोकने वाला काम कर दिया था। ये दंगों को रोकने का और शांति फैलाने का सबसे आसान तरीका था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय भारतीय सेना को लाहौर तक कूच करने का आदेश दिए जाने का मन बना लिया था। उस समय गांधी जी दिल्ली में थे, जो भारत सरकार की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर सहमति नहीं जताई और इस पर रोक लगा दी गई। गांधी जी ने सरकार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और गांधी जी ने उस समय भारत सरकार को भूख हड़ताल की धमकी देते हुए दबाव बनाया और कहा कि पाकिस्तान को भुगतान कर दिया जाए। आखिरकार 12 जनवरी 1948 को सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, लेकिन आप अहिंसा के पुजारी बनकर किसी तरह के अन्याय का साथ देकर समाज पर दबाव नहीं बना सकते। सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाया कि वो अपना फैसला वापस ले लें। मौजूदा सिचुएशन में सरदार पटेल को गांधी जी की भूख हड़ताल और हिंसा वाली बात पसंद नहीं आ रही थी। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है कि 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि 17 जनवरी को सरकार ने गांधी जी की सारी बातें मान ली और वो पाकिस्तान को बकाया राशि देने के लिए राजी हो गई। साथ ही कश्मीर पर बनाई सरदार पटेल की सभी नीतियां समाप्त हो गईं। भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 1948 को जारी की गई प्रेस रिलीज में लिखा था कि देश की भलाई और गांधी जी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सारे विवादों को भुलाते हुए अपनी ओर से लगाए तमाम नियम कायदे कानून हटाती है। पेज नंबर 8। सरकार ने तत्काल गांधी जी की इमेज सुधारने हेतु माहौल तैयार किया और उन्होंने देश के लिए जो किया वो लोगों को याद दिलाते हुए सारी चीजें भुलाने की कोशिश की। सरकार ने तुरंत ही पाकिस्तान को दी जाने वाली शेष राशि के लिए एग्रीमेंट तैयार किया और उसे जमीन पर लागू करने के लिए राशि भेजी। लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी भी जहां का तहां ही था। नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने उस समय हिंदू राष्ट्र नाम से एक डायरी लिखी, जो शायद एक पुरानी किताब अग्रणी का नया रूप था। आजादी से पहले मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले ही देश में एक मुस्लिम राष्ट्र की जरूरत महसूस होने लगी थी, जो भारतीयों की आत्मा को लगातार कचोट रही थी। आए दिन न्यूज़पेपर में इसको लेकर वैचारिक मतभेद वाले आर्टिकल छप रहे थे। 12 जनवरी 1948 की खबर है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को बकाया राशि दिए जाने हेतु उपवास शुरू कर दिया था और नाथूराम गोडसे इस चीज को अच्छी तरह से जानते थे कि गांधी जी मुसलमानों के हित के लिए हिंदुओं से लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि गांधी जी के दबाव और प्रभाव से भारत सरकार ने अपना निर्णय वापस लेते हुए पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपए देने की हामी भर दी थी। इन सब के बाद नाथूराम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि आगे जाकर इस तरह का इंटरफेयर गांधी जी भारत सरकार के निर्णय में न करें तो बेहतर होगा, और इसके लिए नाथूराम गोडसे कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अनुसार ये भारत के लिए जीने और मरने का प्रश्न था। 20 जनवरी 1948 को एक बम ब्लास्ट किया गया और उसके समीप ही गांधी जी की प्रार्थना सभा चल रही थी। मदन लाल पहवा उस समय वहां मौजूद थे, जो बंटवारे के समय एक प्रमुख गवाह भी थे। पुलिस को जानकारी मिली कि षड्यंत्र में मदन लाल भी शामिल थे। हालांकि मदन लाल का षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सका, लेकिन गवर्नमेंट ने एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। पुलिस के एक्टिव नेटवर्क की तरह पूरे भारत में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सिलसिला अगले 10 दिन तक जारी रहा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को ठीक 5 बजे जब गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के ग्राउंड के चक्कर काटकर लौट रहे थे, तभी बिरला हाउस में नाथूराम विनायक गोडसे ने लगातार 3 गोलियां चलाते हुए गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया। उनके सीने से बहता हुआ लहू सीधे जमीन पर आ गिरा। 20 मिनट तक इसी हालत में छटपटाते रहे और अंतिम सांसें गिन रहे थे। गोली चलाने के ठीक बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और खुद ही पुलिस को कॉल किया। उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम शुरू से सब कुछ जानते थे और उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया था। उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेखक के अनुसार उस समय नाथूराम गोडसे के सिर पर पागलपन, कट्टरवाद और आक्रोश सवार था, इसलिए उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद आत्मसमर्पण तक का प्लान बना लिया था।
क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस और प्रशासन ने तुरंत ही ये भी पुख्ता किया कि क्या वे किसी तरह के मानसिक या शारीरिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। लेकिन पुलिस ने पाया कि नाथूराम गोडसे पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाए। जब डॉक्टर नाथूराम का चेकअप कर रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर से भी यही कहा कि डॉक्टर जल्दी से मेरा कंप्लीट चेकअप कीजिए। मेरी पल्स, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल है और काम कर रहे हैं। तुगलक रोड के पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिरफ्तारी से पहले नाथूराम कुछ समय के लिए विचलित हो गए थे। लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा कर रहे थे। नाथूराम जेल के अंदर आगे पीछे चलते हुए कभी सलाखों के पास आ रहा था तो कभी दीवार के पास जा रहा था।